नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस सर्किट के अंदर। पिछले वीडियो में हमने जंतु ऊतक के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लांट टिश्यू यानी पादप ऊतक के बारे में। ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग पादप ऊतक से संबंधित 80 से ज़्यादा एमसीक्यूज को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी और एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 प्रकार के होते हैं। बात की जाए पादप ऊतक के बारे में तो पादप ऊतक को 2 मुख्य भागों में बांटा गया है, जिनमें पहला है विभुजत्की ऊतक और दूसरा है स्थायी ऊतक। विभुजत्की ऊतक जो होती है, इसके अंदर की जो कोशिका है उसमें विभाजन की क्षमता पाया जाता है, अर्थात इसके अंदर की एक कोशिका विभाजित होकर के 2 कोशिका में फिर वो आगे जाकर के 2 और कोशिका, इस तरह से इसके अंदर की जो कोशिका है वो लगातार विभाजित हो करके नई नई कोशिका का निर्माण करती है। जबकि स्थायी ऊतक के अंदर इस प्रकार का विभाजन यानी कोशिका विभाजन नहीं पाया जाता है। विभुजत्की ऊतक को भी 3 भागों में बांटा गया है, जिनमें से पहला है शीर्षस्थ विभुजत्की ऊतक, दूसरा है पार्श्वस्थ विभुजत्की ऊतक और तीसरा है अंतर्वेशी विभुजत्की ऊतक। स्थायी ऊतक को 2 मुख्य भागों में बांटा गया है, जिनमें पहला है सरल स्थायी ऊतक और दूसरा है जटिल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक को 3 भागों में बांटा गया है, जिनमें से पहला है मृदु ऊतक, दूसरा है स्थूल ऊतक और तीसरा है दृढ़ ऊतक। जटिल स्थायी ऊतक 2 प्रकार का होता है, जिनमें से पहला है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। दोस्तों, अभी के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि पादप ऊतक को 2 मुख्य भागों में बांटा गया है, जिनमें से पहला है विभुजत्की ऊतक और दूसरा है स्थायी ऊतक। विभुजत्की ऊतक जो होता है, इसके अंदर की जो कोशिका है उसमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है, जबकि स्थायी ऊतक के अंदर की जो कोशिका है इसमें विभाजन की क्षमता नहीं पाया जाता। बाकी दोस्तों, हम लोग आगे चल करके इन सभी भागों के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन पादप ऊतक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों। दोस्तों, मैंने आपको बताया था अभी कि जो पादप ऊतक है ये 2 मुख्य भागों में बांटा है, जिनमें से पहला है विभुजत्की ऊतक, दूसरा है स्थायी ऊतक। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किस ऊतक की कोशिका में विभाजन की क्षमता पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी विभुजत्की ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ऊतक की कोशिका विभाजित होती है? तो दोस्तों, ये क्वेश्चन भी वही है, क्वेश्चन सिर्फ घुमा कर पूछा गया है और क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि किस ऊतक की कोशिका विभाजित होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विभुजत्की ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ऊतक की कोशिकाओं में रसघानी अनुपस्थित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विभुजत्की ऊतक की कोशिका में रसघानी अनुपस्थित यानी नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, विभुजत्की ऊतक की कोशिकाओं के बीच अंतरकोशिकीय स्थान डैश है? यानी कि दोस्तों, आपको बताना है कि जो विभुजत्की ऊतक होता है इसकी कोशिकाओं के बीच अंतरकोशिकीय स्थान पाया जाता है या नहीं पाया जाता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नहीं पाया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मान लीजिए कि ये जो है कोशिका है, बहुत सारी कोशिका है और इन कोशिकाओं के बीच में आपको कभी कभी खाली जगह देखने को मिलती है और इसी को हम लोग बोलते हैं अंतरकोशिकीय स्थान। और ये अंतरकोशिकीय स्थान विभुजत्की ऊतक की जो कोशिका होती है इसके बीच नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभुजत्की ऊतक बना होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जीवित कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में वृद्धि का स्थान किस ऊतक से बना होता है? तो दोस्तों, आपको बताना है कि पौधों में जो वृद्धि करने वाले भाग होते हैं वह किस ऊतक से बने होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विभुजत्की ऊतक से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिति के आधार पर विभुजत्की ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3 प्रकार के होता है। बात की जाए विभुजत्की ऊतक के प्रकार के बारे में तो ये 3 प्रकार के हैं, जिनमें से पहला है शीर्षस्थ विभुजत्की ऊतक, दूसरा है पार्श्वस्थ विभुजत्की ऊतक और तीसरा है अंतर्वेशी विभुजत्की ऊतक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन विभुजत्की ऊतक का प्रकार है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। क्योंकि दोस्तों, अभी हमने देखा कि शीर्षस्थ विभुजत्की ऊतक का प्रकार है, पार्श्वस्थ विभुजत्की ऊतक भी इसका प्रकार है और अंतर्वेशी विभुजत्की ऊतक भी इसका प्रकार है। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो शीर्षस्थ विभुजत्की ऊतक होता है ये पौधे के जो तना होता है इसके
शीर्ष भाग में और जड़ के शीर्ष भाग में पाया जाता है और इसका काम पौधे के तने की लंबाई में और जड़ की लंबाई में वृद्धि करना होता है। जबकि अगर बात की जाए पार्श्वस्थ विभजक ऊतक के बारे में, तो यह पौधे के पार्श्व भाग में पाया जाता है और इसका काम होता है पौधे की चौड़ाई को बढ़ाना, यानी इसका काम मोटाई बढ़ाना होता है। बात की जाए अंतर्वेशी विभजक ऊतक के बारे में, तो यह पौधे के इंटरनोड्स यानी पर्व वाले भागों में पाया जाता है। इस तरीके से समझे कि दोस्तों ये पौधे का एक मेन तना है और इस मेन तने से जिस भाग से छोटे छोटे नए नए तने या पत्ती निकलती है उसे नोड्स कहते हैं और दो लगातार जो नोड्स होते हैं इनके बीच की जो जगह होती है इसे इंटरनोड कहते हैं और इसी जगह पर आपका जो अंतर्वेशी विभजक ऊतक होता है ये पाया जाता है। यानी कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि पौधे के शीर्ष, तने के शीर्ष और जड़ के शीर्ष पर हमारा शीर्षस्थ विभजक ऊतक पाया जाता है, जबकि पौधे के पार्श्व भाग यानी कि मोटाई बढ़ाने वाले जो क्षेत्र होता है वहाँ पे पार्श्व विभजक ऊतक पाया जाता है और दो नोड्स के बीच वाले इंटरनोड्स के वाली जगहों पर हमारा अंतर्वेशी यानी इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तने और जड़ के शीर्ष पर कौन से विभजक ऊतक पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शीर्षस्थ विभजक ऊतक। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि तने के शीर्ष हो या जड़ के शीर्ष हो, इन दोनों ही जगहों पर हमारा शीर्षस्थ विभजक ऊतक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तने की लंबाई बढ़ाने वाला ऊतक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शीर्षस्थ विभजक ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ के शीर्ष पर कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी शीर्षस्थ विभजक ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में प्राथमिक वृद्धि किस ऊतक के कारण होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी ए और सी दोनों, शीर्षस्थ विभजक ऊतक और अंतर्वेशी विभजक ऊतक, ये दोनों ही पौधों में प्राथमिक वृद्धि करने वाले ऊतक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के कारण जड़ और तने की घेरे परिधि में वृद्धि होता है। आपको बताना है कि जड़ और तने की मोटाई यानी घेरे में किस ऊतक के कारण वृद्धि होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी पार्श्व विभजक ऊतक के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के विभजक ऊतक को द्वितीयक विभजक ऊतक भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी लेटरल मेरिस्टेम या पार्श्व विभजक ऊतक को द्वितीयक विभजक ऊतक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विभजक ऊतक के कारण पौधों में द्वितीयक वृद्धि होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पार्श्व विभजक ऊतक के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, किस विभजक ऊतक से संवहन ऊतक का निर्माण होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पार्श्व विभजक ऊतक के कारण संवहन ऊतक का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों के आधार में कौन सा विभजक ऊतक पाया जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतर्वेशी विभजक ऊतक। दोस्तों अंतर्वेशी विभजक ऊतक पत्तियों के आधार के साथ साथ इंटरनोड्स वाली जगहों पर भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, टहनी के पर्व यानी इंटरनोड में कौन से विभजक ऊतक पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंतर्वेशी विभजक ऊतक। 21 नंबर क्वेश्चन है, पादप में विभजक ऊतक के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? आपको दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है विभजक ऊतक के बारे में सही बताता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इन ऊतक की कोशिका में विभाजन के कारण पादप में वृद्धि होता है, जो कि पहला गलत है क्योंकि विभजक ऊतक मृत नहीं होता, ये जीवित कोशिका से बना होता है। दूसरा इसलिए गलत है कि कह रहा है कि अपनी मोटी हो चुकी भित्तियों के कारण ये पादप में लचीलापन आता है, ये गलत है। और तीसरा कह रहा है कि ये केवल वृक्षों के छाल में पाई जाती है, ये गलत है क्योंकि हमने देखा कि ये पौधे के तने के शीर्ष के साथ साथ जड़ के शीर्ष में भी पाया जाता है, पौधे के मोटाई वाले क्षेत्र में भी पाया जाता है और हमने ये भी देखा कि यह दो नोड्स के बीच में इंटरनोड्स वाले जगहों में भी पाया जाता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ही केवल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभजक ऊतक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है?
दोस्तों अभी आपको गलत कथन को चुनना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोशिका द्रव बहुत कम होता है। ये गलत है, क्योंकि विभजक ऊतक के अंदर कोशिका द्रव बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। बाकी पहला ऑप्शन सही है, इसकी कोशिका अत्यधिक क्रियाशील होती है, तभी जा करके इसकी कोशिका जो होती है विभाजित होकर नई नई कोशिका का निर्माण करती है। दूसरा ऑप्शन भी सही है, कोशिका भित्ति बहुत पतली होती है। और तीसरा, इसमें राजधानी अनुपस्थित होता है, ये भी सही है, परंतु ऑप्शन नंबर डी जो है ये गलत है। इसमें बहुत कम नहीं, बहुत अधिक कोशिका द्रव्य पाया जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, डैश की कोशिका में विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती। आपको बताना है किस ऊतक की कोशिका में विभाजन की क्षमता नहीं पाया जाता। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी स्थायी ऊतक की जो कोशिका होती है उसमें विभाजन की क्षमता नहीं पाया जाता। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पादप ऊतक को दो भागों में बांटा गया है, जिनमें से पहला है विभजक ऊतक, दूसरा है स्थायी ऊतक। विभजक ऊतक के अंदर हमने देखा कि इसमें कोशिका विभाजित होती है, इसमें रसघानी नहीं पाया जाता है, इसमें जो अंतरकोशिकीय स्थान है ये नहीं पाया जाता है, और साथ साथ हमने ये भी देखा कि इसमें अत्यधिक मात्रा में कोशिका द्रव्य पाया जाता है। और इसके 3 प्रकार होते हैं, शिष्ट, पार्श्वस्थ और अंतर्वेशी। इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ लिया है। अब हम पढ़ते हैं स्थायी ऊतक के बारे में। तो स्थायी ऊतक 2 प्रकार का होता है, जिसमें से पहला है सरल स्थायी ऊतक, दूसरा है जटिल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक जो होता है यह समरूप कोशिकाओं से बना होता है, यानी एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, जबकि जटिल स्थायी ऊतक जो होता है यह भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। सरल स्थायी ऊतक को 3 भागों में बांटा गया है, जिनमें से पहला है मृत ऊतक, दूसरा है स्थूल ऊतक, तीसरा है दृढ़ ऊतक। जटिल स्थायी ऊतक को 2 भागों में बांटा गया है, जिनमें से पहला है जाइलम, दूसरा है फ्लोएम। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्थायी ऊतक के संदर्भ में असत्य है। तो इन चारों में से आपको बताना है कि कौन स्थायी ऊतक के बारे में असत्य यानी गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि दोस्तों जो स्थायी ऊतक होता है इसी कोशिका विभाजित नहीं होती है, जबकि ये कह रहा है कि इसकी कोशिका विभाजित होती है, ये गलत है। बाकी ऑप्शन नंबर बी सही है, इसकी कोशिका विभाजित नहीं होती है, यह विभजक ऊतक से बना होता है, ये भी सही है, क्योंकि जब विभजक ऊतक की कोशिका में विभाजन की क्षमता नहीं पाया जाता है तो वह कोशिका स्थायी ऊतक के रूप में बदल जाती है। ये ऑप्शन सही है। और डी नंबर ऑप्शन भी सही है, क्योंकि इस कह रहा है कि कोशिका मृत होती है, ये भी सही है। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए केवल गलत था, इसलिए हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संरचना के आधार पर स्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 प्रकार के होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 प्रकार का होता है। 26 नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन स्थायी ऊतक का प्रकार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों, यानी सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक दोनों ही स्थायी ऊतक का प्रकार है। दोस्तों सरल स्थायी ऊतक के बारे में बात की जाए तो सरल स्थायी ऊतक समरूप कोशिकाओं से बना होता है, यानी एक जैसे कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। और इसके प्रकार के बारे में बात की जाए तो सरल स्थायी ऊतक 3 प्रकार के हैं, जिनमें से पहला है मृदु ऊतक यानी पैरेन्काइमा, दूसरा है स्थूल ऊतक यानी कोलेनकाइमा, और दूसरा है दृढ़ ऊतक यानी स्क्लेरेनकाइमा। अगर बात की जाए मृत ऊतक के बारे में तो इसकी जो कोशिका होती है जीवित होती है, स्थूल ऊतक की भी कोशिका जीवित होती है, परंतु दृढ़ ऊतक की जो कोशिका होती है ये मृत होती है। कोशिका भित्ति के बारे में बात की जाए तो जो मृत ऊतक होता है इसकी कोशिका भित्ति पतली होती है, जबकि स्थूल ऊतक की जो कोशिका भित्ति होती है किनारों पर मोटी होती है। किसके कारण मोटी होती है, तो सेलुलोज या पेक्टिन के कारण। दृढ़ ऊतक की बात की जाए तो इसकी कोशिका बहुत मोटी होती है, लेकिन किसके कारण, तो लिग्निन के कारण। अगर बात की जाए अंतरकोशिकीय स्थान के बारे में तो जो मृदुतक होता है इसमें बहुत अधिक मात्रा में अंतरकोशिकीय स्थान पाया जाता है, जबकि स्थूल ऊतक जो होता है इसमें थोड़ा कम अंतरकोशिकीय स्थान पाया जाता है, और दृढ़ ऊतक में बिल्कुल भी अंतरकोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है। कार्य के बारे में बात की जाए तो मृदुतक जो होता है यह भोजन का संचय यानी भोजन को जमा करने का काम करता है, और जो स्थूल ऊतक होता है यह पौधों को यांत्रिक सहायता देता है और उसमें लचीलापन लाने का काम करता है, जबकि जो दृढ़ ऊतक होता है इसका काम सामर्थ्य और दृढ़ता प्रदान करना होता है। दोस्तों आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से किसकी कोशिका मृत होती है, तो आपको बताना है कि दृढ़ ऊतक की जो कोशिका होती है वो मृत होता है। और या फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से किसमें जो कोशिका भित्ति होती है वो बहुत पतली होती है, तो आपको बताना है कि मृदु ऊतक की जो कोशिका भित्ति होती है ये बहुत पतली होती है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं 27 नंबर क्वेश्चन समरूप कोशिकाओं का बना होता है। तो कौन समरूप कोशिकाओं से बना होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरल स्थायी ऊतक समरूप कोशिकाओं से बना होता है। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सरल स्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं।
तो हमने देखा सरल स्थायी ऊतक जो होता है ये 3 प्रकार का होता है, मृदुतक, स्थूलका ऊतक और दृढ़ ऊतक। अगला क्वेश्चन है सरल स्थायी ऊतक के प्रकार नहीं है। आपको बताना है कि में से कौन सरल स्थायी ऊतक का प्रकार नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जाइलम। जाइलम जो है सरल स्थायी ऊतक का प्रकार नहीं है, यह जटिल स्थायी ऊतक का प्रकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदुतक की कोशिका होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मृदुतक की जो कोशिका होती है क्या जीवित होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ऊतक की कोशिकाओं के बीच अंतरकोशिकीय स्थान अधिक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मृदुतक। मृदुतक की जो कोशिका होती है, यहाँ पर सुधार कर लीजिएगा दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी नहीं है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है मृदुतक। मृदुतक की जो कोशिका होती है इसके बीच में अंतरकोशिकीय स्थान अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश ऊतक की कोशिका भित्ति पतली होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मृदुतक। मृदुतक की जो कोशिका भित्ति होती है यह पतली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदुतक या पैरेन्काइमा पाया जाता है। दोस्तों आपको बताना है कि पैरेन्काइमा कहाँ पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी जगहों पर मृदुतक पाया जाता है, यानी तने, जड़ और पत्तियों पे मृदुतक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदुतक यानी पैरेन्काइमा का कार्य क्या होता है। तो दोस्तों जो पैरेन्काइमा होता है इसका काम एपिडर्मिस के रूप में पौधों का रक्षा करना होता है। हरे भागों में खासकर पत्तियों में भोजन का बनाना होता है और साथ ही साथ भोजन का संचय करना भी इसका काम होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी मृदुतक का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस मृदुतक में क्लोरोफिल होता है उसे क्या कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्लोरेन्काइमा, यानी हरित ऊतक कहते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है एरेन्काइमा पाया जाता है। दोस्तों एरेन्काइमा एक प्रकार का मृदुतक ही होता है और यह कहाँ पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जलीय पौधों में पाया जाता है। और करता क्या है, तो उनमें उत्प्लावकता प्रदान करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थूलका ऊतक की कोशिका होती है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो स्थूलका ऊतक होता है इसकी कोशिका भी जीवित होता है, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश की कोशिका भी थी जीवित, लंबी और कोने पर मोटी होती है। दोस्तों आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन कह रहा है कि जीवित, लंबी और कोने पर मोटी होती है। कोने पर किसकी जो कोशिका होती है मोटी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्थूलका ऊतक। स्थूलका ऊतक की जो कोशिका भित्ति होती है वह जीवित, लंबी और कोने पर मोटी होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे किसके कारण, तो आपको बोलना है सेलुलोज या फिर पेक्टिन के कारण। अगला क्वेश्चन है स्थूलका ऊतक की कोशिका भित्ति किनारों पर मोटी होती है। आपको बताना है कि किसके कारण स्थूलका ऊतक की जो कोशिका भित्ति होती है किनारों पर मोटी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेलुलोज या पेक्टिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर स्थूलका ऊतक के संदर्भ में सही चुने। दोस्तों आपको इन चारों ऑप्शन में से स्थूलका ऊतक के बारे में सही कथन को चुनना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है यह पौधों को यांत्रिक सहायता देता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है यह तने की एपिडर्मिस के नीचे पुष्पवृंत, पर्णवृंत और पुष्पावली वृंत में पाया जाता है, ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है, ये भी सही है। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ऊतक की कोशिकाएं मृत, लंबी, सक्रिय और दोनों सिरों पर नुकीली होती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है मृत, लंबी और दोनों सिरों पर नुकीली होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दृढ़ ऊतक। दृढ़ ऊतक की जो कोशिका होती है मृत, लंबी, सक्रिय और दोनों सिरों पर नुकीली होती है। 42 नंबर क्वेश्चन है डैश पौधों को कठोर और मजबूत बनाती है। आपको बताना है कि इनमें से कौन ऊतक पौधों को कठोर और मजबूत बनाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दृढ़ ऊतक। दृढ़ ऊतक जो होता है, या मतलब सुधार कर लीजिएगा, दोनों ऑप्शन सही हो गया, केवल ऑप्शन नंबर सी सही है दृढ़ ऊतक। दृढ़ ऊतक जो है पौधों को कठोर और मजबूती प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दृढ़ ऊतक की कोशिका भित्ति किसके कारण मोटी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लिग्निन। लिग्निन के कारण दृढ़ ऊतक की जो कोशिका भित्ति होती है ये मोटी होती है। अगला क्वेश्चन है दृढ़ ऊतक कहाँ पाया जाता है। तो इसका सही आंसर है कि दृढ़ ऊतक पौधे के तना में, पौधे के पत्तियों के सिरा विन्यास में और फलों और फूलों के कठोर आवरण में पाया जाता है। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा सही है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पौधे की एक पत्ती है और इस पत्ती में ये आपको जो
रचना दिखाई दे रही है, इसे हम लोग पत्तियों का सिरा विन्यास कहते हैं। चूंकि यह टेढ़े मेढ़े है इसलिए इसके हम लोग जालिका रूप में सिरा विन्यास कहते हैं। परंतु अगर आप केले की देखें तो एकदम समानांतर रूप में आपको दिखाई देगी, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं समानांतर सिरा विन्यास। और यहाँ पर हमारा दृढ़ ऊतक पाया जाता है। इसके साथ साथ आप लोग याद रखिएगा कि जो फल होते हैं और फूल होते हैं, इसके ऊपर का जो कठोर आवरण होता है वो भी हमारा दृढ़ ऊतक से मिलकर के बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारियल का रेशा कौन सा ऊतक से बना होता है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नारियल का रेशा है और ये किस ऊतक से बना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दृढ़ ऊतक। दृढ़ ऊतक से मिलकर के नारियल का रेशा बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृढ़ ऊतक के संदर्भ में असत्य चुने। आपको बताना है कि इनमें से कौन दृढ़ ऊतक के बारे में गलत कथन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है इसी कोशिका जीवित होती है, यही गलत है क्योंकि हमने पढ़ा कि दृढ़ ऊतक जो होता है इसी कोशिका मृत होती है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है इसी कोशिका मृत होती है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है अंतर कोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है, ये भी सही है। और डी कह रहा है इसकी कोशिका लंबी और पतली होती है, ये भी सही है। यानी कि हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 27 नंबर क्वेश्चन है, पत्तियों के एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र पाई जाती है जिसे डैश कहते हैं। तो दोस्तों पत्तियों के जो छोटे छोटे छिद्र पाई जाती है एपिडर्मिस में, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी स्टोमाटा, जिसे हिंदी में हम लोग रंध्र कहते हैं। यहाँ पर आप उसका फिगर देख सकते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रंध्र या स्टोमाटा के द्वारा पौधों में गैसों का विनिमय यानी आदान प्रदान होता है। 49 नंबर क्वेश्चन है, स्टोमाटा के दो वृक्क के आकार वाली कोशिका घेरी रहती है, उसे क्या कहते हैं? दोस्तों जो स्टोमाटा होता है इसे दो वृक्क के आकार वाली कोशिका इसे घेरी रहती है और उसे हम लोग रक्षी कोशिका कहते हैं। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो है आपका ये क्या है? गार्ड सेल है। अगला क्वेश्चन है, स्टोमाटा का मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों स्टोमाटा का मुख्य कार्य होता है पौधों में गैसों का विनिमय और वाष्पोत्सर्जन, यानी पौधों के अंदर जो अतिरिक्त जल होता है उसे वाष्प के रूप में बाहर निकालना। यानी कि सही हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौर कोशिका होती है। तो दोस्तों आपको बताना है कि कौर कोशिका कैसी होती है। दोस्तों आपने देखा होगा कि जब कोई पेड़ बहुत पुराना हो जाता है तो उसके ऊपर की जो परत होती है वो सूख जाती है, उसे ही हम लोग कॉर्क कहते हैं। और यह कैसा होता है? तो यह मृत होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्क कोशिका का दीवार डैश के कारण मोटी होती है। दोस्तों आपको बताना है कि जो कॉर्क कोशिका होता है उसका दीवार किसके कारण मोटी होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुबेरिन नमक पदार्थ के कारण जो कॉर्क कोशिका होती है इसका दीवार मोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थलीय पौधों के बाहरी सतह एपिडर्मिस में जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ डैश होता है। दोस्तों आपको बताना है कि मरुस्थलीय पौधों के बाहरी सतह एपिडर्मिस में जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी क्यूटिन। क्यूटिन जो होता है मरुस्थलीय पौधों के बाहरी सतह एपिडर्मिस में जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ होता है। 54 नंबर क्वेश्चन है, कॉर्क कोशिका के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। जो कॉर्क कोशिका होता है ये मृत होती है और इसमें अंतरकोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है और कॉर्क कोशिका का कार्य पौधों का रक्षा करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमने विभजकीय ऊतक का पढ़ लिया, स्थायी ऊतक का पहला प्रकार सरल स्थायी ऊतक का पढ़ लिया। अब बात आती है जटिल स्थायी ऊतक का पढ़ना। और जटिल स्थायी ऊतक क्या होता है दोस्तों? तो जो जटिल स्थायी ऊतक होता है यह स्थायी ऊतक का सेकंड पार्ट है और यह भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। इसे दो मुख्य भागों में बांटा गया है, जिनमें से पहला है जाइलम, दूसरा है फ्लोएम। अब हम लोग इसे अच्छे से पढ़ते हैं। दोस्तों जो जो जटिल स्थायी ऊतक होता है यह दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से होगा। यहाँ पर दोस्तों प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। और इसके प्रकार के बारे में बात की जाए तो ये दो प्रकार का है, एक जाइलम, दूसरा फ्लोएम। जाइलम जो जाइलम होता है यह जल और खनिज पदार्थों को जड़ से लेकर के पत्ती तक ले जाने का काम करता है, जबकि जो फ्लोएम है यह भोजन यानी खाद्य पदार्थ को पौधे के विभिन्न भागों में ले जाता है। मतलब कि यह पौधों में ऊपरी क्षेत्र में अगर भोजन बन गया तो ऊपर से लेकर के नीचे ले आता है, और अगर जड़ में कोई भोजन है तो उसको जड़ से लेकर के पौधे के पत्ती तक ऊपर ले जाने का काम करता है। कौन? फ्लोएम।
जाइलम जो होता है ये 4 अवयव से मिलकर के बना होता है। इसमें से पहला है वाहिनिका यानी ट्रैकिट्स, दूसरा है वाहिका यानी वेसल्स, और तीसरा है जाइलम तंतु, और चौथा है जाइलम मृदुतक। दोस्तों इनमें से ऊपर 3 जो है ये मृत होता है, और बाकी जो चौथा है जाइलम मृदुतक यही जीवित होता है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन जाइलम के अवयव जीवित होता है, तो आपको बोलना है कि जाइलम मृदुतक जो होता है यह जीवित होता है। इसी तरीके से दोस्तों अगर बात की जाए फ्लोएम में, तो फ्लोएम भी 4 अवयव से मिलकर बना होता है। चालिन नलिका, सहकोशिका, फ्लोएम तंतु और फ्लोएम मृदुतक। इनमें से पहला, दूसरा और चौथा जो होता है जीवित होता है, परंतु जो तीसरा है ये मृत होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश 2 या 2 से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन 2 या 2 से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जटिल स्थायी ऊतक जो होता है या 2 या 2 से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन एक जटिल स्थायी ऊतक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जाइलम। जाइलम एक प्रकार का जटिल स्थायी ऊतक होता है। अगला क्वेश्चन है जाइलम एवं फ्लोएम किस प्रकार का ऊतक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी जटिल स्थायी ऊतक होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन संवहन ऊतक का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि जाइलम और फ्लोएम को हम लोग संवहन ऊतक के रूप में भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है डैश मिलकर संवहन बंडल बनाता है। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था जो संवहन ऊतक है यह जाइलम और फ्लोएम से मिलकर के बना होता है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही है। दोस्तों जाइलम और फ्लोएम के बारे में आप लोग थोड़ा ये याद रख लीजिएगा, जो जाइलम होती है इसकी अधिकतर कोशिका मृत होती है और फ्लोएम का अधिकतर कोशिका जीवित होती है। इसमें जाइलम का केवल एक जो होती है अवयव जाइलम मृतक वो जीवित होता है, क्योंकि फ्लोएम का केवल एक अवयव फ्लोएम तंतु मृत होता है। जाइलम का काम जड़ एवं खनिज लवण को जड़ से लेकर के पत्ती तक यानी केवल ऊपरी दिशा में एक ही दिशा में ले जाना होता है, जबकि फ्लोएम का जो काम होता है खाद्य पदार्थों का ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दोनों दिशाओं में ले जाना होता है। 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में किस ऊतक की कोशिका मृत होती है, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था जो जाइलम होती है इसका अधिकतर कोशिका मृत होती है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में जल और खनिज लवण को जड़ से तना और पत्ती तक ले जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जाइलम। जाइलम जो होता है पौधों में जल और खनिज लवण को जड़ से तना और पत्ती तक ले जाता है। दोस्तों आप इसको इस तरीके से याद कर लीजिएगा कि जड़ से जाइलम और जड़ से जल, जड़ से जाइलम और जड़ से जल, तो जल को जाइलम ले जाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन जाइलम ऊतक का अवयव नहीं है, आपको बताना है कि इनमें से कौन जाइलम ऊतक का अवयव नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लोएम मृदुतक। फ्लोएम मृदुतक जो होता है यह जाइलम ऊतक का अवयव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जाइलम ऊतक की कोशिका मृत नहीं होती है। दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया से पढ़िएगा, और क्वेश्चन कह रहा है कि जाइलम ऊतक की कोशिका मृत नहीं होती है। वैसे तो दोस्तों जाइलम की अधिकतर कोशिका मृत होती है, परंतु जाइलम का एक कोशिका है जो जीवित होता है और उसका नाम है जाइलम मृदुतक, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों अगर बात की जाए वाहिनिकाय और वाहिकाय का कार्य के बारे में, तो यह जल और खनिज लवण का संवहन करता है जड़ से लेकर के तना तक। जाइलम तंतु जो होता है यह यांत्रिक सहायता देता है, और जो जाइलम मृदुतक होता है जो कि एकमात्र जीवित होता है यह भोजन का संग्रह करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है सही मिलान करें, ट्रैकिट्स क्या काम करता है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो ट्रैकिट्स है यानी कि जो वाहिनिका है यह पानी का संवहन यानी कि जल का संवहन करता है, यह सही है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है जाइलम पेरेन्काइमा यानी कि जाइलम मृदुतक भोजन का संग्रह करता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है जाइलम रेस यानी कि जाइलम तंतु सहारा यानी सपोर्ट रहता है, ये भी सही है। यानी कि दोस्तों इनमें से सभी इसका ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी इसका सही है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके द्वारा मिट्टी से जल और खनिज लवण को पत्ती तक पहुंचाया जाता है। तो दोस्तों जल और खनिज लवण को किसके द्वारा पत्ती तक पहुंचाया जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जाइलम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्तियों से भोजन को विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। तो दोस्तों पत्तियों से भोजन को विभिन्न भागों तक किसके द्वारा पहुंचाया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्लोएम के द्वारा। फ्लोएम के द्वारा पत्तियों से भोजन विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है।
तो दोस्तों जो फ्लोएम होता है इसका मुख्य कार्य होता है खाद्य पदार्थों का संवहन करना, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन फ्लोएम का अवयव नहीं है? तो दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन फ्लोएम का अवयव नहीं है, यानी कि इनमें से कौन फ्लोएम ऊतक का प्रकार नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाहिकाएं। वाहिकाएं जो है ये फ्लोएम ऊतक का प्रकार नहीं है, ये जाइलम ऊतक का प्रकार यानी कोशिका होती है। बात की जाए फ्लोएम ऊतक के कार्य के बारे में, तो फ्लोएम ऊतक के जो 4 अवयव है इनमें से पहला 2 चालीन नलिका और सहकोशिकाकार भोजन का संवहन करना होता है, जबकि फ्लोएम तंतु जो है इसका काम यांत्रिक सहायता देना होता है, और फ्लोएम मृदुतक जो होता है इसका काम भोजन का संग्रह करना होता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जाइलम तंतु और फ्लोएम मृदुतक का भी काम यही होता है जो कि फ्लोएम तंतु और फ्लोएम मृदुतक का होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन फ्लोएम के अवयव मृत होता है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि फ्लोएम के अधिकतर कोशिका अधिकतर अवयव जीवित होता है, परंतु उसका एक अवयव मृत होता है जिसका नाम है फ्लोएम तंतु, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, फ्लोएम में पदार्थों का किस प्रकार गति होता है? तो दोस्तों जो फ्लोएम होता है इसे पदार्थों का द्विदिशीय गति होता है, यानी कि इसमें ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दोनों डायरेक्शन में गति पदार्थों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक वलयों से पता की जाती है। दोस्तों वार्षिक वलयों से क्या पता की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वृक्षों की आयु। वृक्षों की जो आयु है ये वार्षिक वलयों से पता की जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको जो रिंग जैसा दिखाई दे रहा है, ये रिंग जितनी अधिक मात्रा में होती है पौधे उतने पुराने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश पादप ऊतक की कोशिका विभाजित होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेरिस्टेम, यानी कि विभजोतिकी ऊतक जो होता है वो पादप ऊतक होता है जिसमें कोशिका विभाजित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन पादप ऊतक को कठोर बनाता है? दोस्तों आपको बताना है कि पादप ऊतक को कठोर कौन बनाता है। तो याद आ रहा है दोस्तों आपको, मैंने आपको बताया था कि जो दृढ़ ऊतक है ये पौधों को कठोर बनाने का काम करता है, और इसे इंग्लिश में हम लोग स्क्लेरेनकाइमा कहते हैं, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विभजोत्की ऊतक में किसकी कमी होती है? दोस्तों आपको बताना है कि विभजोत्की ऊतक में किसकी कमी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रितकिया, यानी कि रसघानी विभजोत्की ऊतक में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एरेनकाइमा कोशिकाएं डैश मौजूद होती है। दोस्तों आपको बताना है कि एरेनकाइमा कहाँ पाया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सामान्य जलकुंभी में एरेनकाइमा कोशिकाएं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारियल की भूसी में यह कठोर एवं कड़ा हो जाता है। दोस्तों को बताना है कि जो नारियल की भूसी है किसके कारण कठोर एवं कड़ा हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्क्लेरेनकाइमा, यानी दृढ़ ऊतक। दृढ़ ऊतक के कारण नारियल की भूसी कठोर एवं कड़ा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाइलम में कोशिकाएं भोजन के भंडारण के लिए जिम्मेदार होती है। आपको बताना है कि जाइलम की कौन सी कोशिका भोजन का संग्रह यानी कि इकट्ठा करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लोएम मृदुतक। फ्लोएम मृदुतक है, इसका काम भोजन का भंडारण यानी भोजन को जमा करना होता है। अगला क्वेश्चन है, पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा डैश ऊतक है। आपको बताना है कि पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा किस प्रकार का ऊतक होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सरल स्थायी ऊतक होता है। आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि सरल स्थायी ऊतक 3 प्रकार का होता है, मृदुतक यानी पैरेन्काइमा, स्थूलका ऊतक यानी कोलेनकाइमा, दृढ़ ऊतक यानी स्क्लेरेनकाइमा। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, स्थायी ऊतक बनाने के लिए स्थायी संरचना, आकार और क्रिया को अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विभेदीकरण कहते हैं। दोस्तों जो विभजोत्की ऊतक होता है ये स्थायी ऊतक बनने के लिए स्थायी संरचना, आकार और क्रिया को जब अपनाती है तो इस प्रक्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है, गलत कथन चुने। तो दोस्तों जो पैरेन्काइमा यानी कि मृदुतक, क्या इसका काम भोजन संचय करना होता है? तो बिल्कुल हाँ, ये सही आंसर है। और ऑप्शन बी कर रहे हैं, कोलेनकाइमा पौधे में लचीलापन लाता है, यानी कि स्थूलका ऊतक के बारे में बात हो रहा है, और ये पौधों को यांत्रिक सहायता के साथ साथ लचीलापन लाता है, ये भी तो सही है। ऑप्शन नंबर सी कर रहा है, स्क्लेरेनकाइमा पौधों को दृढ़ता यानी कि स्ट्रॉन्ग प्रदान करता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है, हरित ऊतक मृत कोशिका होती है, ये गलत है दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो हरित ऊतक होता है ये एक प्रकार का मृदुतक ही होता है जब इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, और हम जानते हैं कि मृदुतक जो होता है वो तो जीवित होता है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हरित लौह जो है ये मृत कोशिका नहीं होती है। 81 नंबर क्वेश्चन है, डैश ऊतक की कोशिका अलग अलग प्रकार के स्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती है।
तो आपको बताना है कि किस ऊतक की कोशिका अलग अलग प्रकार के स्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विभजकी ऊतक। विभजकी ऊतक जो है ये स्थायी ऊतक बनने के लिए अलग अलग प्रकार के स्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती है। 82 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्वेशी विभजकी ऊतक पाए जाते हैं। तो दोस्तों अंतर्वेशी विभजकी ऊतक कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वर्धनीय पत्तियों के तल यानी आधार में हमारा अंतर्वेशी विभजकी ऊतक पाया जाता है। 83 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में किसमें अंतरकोशिकीय स्थान अधिक होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पैरेन्काइमा यानी मृदुतक के अंदर अंतरकोशिकीय स्थान अधिक होता है। 84 नंबर क्वेश्चन है, सहकोशिकीय पाई जाती है। तो दोस्तों आपको बताना है कि सहकोशिकीय कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोएम। फ्लोएम के अंदर सहकोशिका पाई जाती है। दोस्तों ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपके पास इस तरीके से वीडियो पहुँचते रहे। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर और नए टॉपिक के साथ।